बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पिछड़े वर्ग से आशय, पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं और इससे क्या आशय है, तथा अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है, इसके बारे में पढ़ाया था। और बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊँगा कि भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं। तो भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, भारत में अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण जो है, भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? धर्म है। यानी भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण होता है वो धर्म के आधार पर होता है। इस आधार पर मुख्य रूप से बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख तथा इस्लाम धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक वर्ग माना गया है। यानी जो धार्मिक आधार हैं, इस धर्म में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई, सिख तथा इस्लाम धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक वर्ग माना गया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं? तो भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख तथा इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है। दूसरा है जनजाति या आदिम जाति किसे कहते हैं? जनजाति या आदिम जाति किसे कहते हैं? तो सामान्य सभ्य समाज से भिन्न, यानी जो हमारा सामान्य सभ्य समाज है इससे अलग होकर के देश के दूर दराज के वन या पर्वतीय क्षेत्रों में आदिम या पुरातन अवस्था में जीवन यापन करने वाले मानवीय समूहों को जनजाति या आदिम जाति कहा जाता है। इन समूहों की अपनी अलग संस्कृति, भाषा, रहन सहन तथा खान पान का ढंग होता है। तो देखिए बच्चों, आदिम जनजाति आप लोग जानते हैं जनजातियाँ जो कि हमारे समाज से पृथक होती हैं, इसलिए इसमें कहा गया है कि सामान्य सभ्य समाज से भिन्न देश के दूर दराज के पर्वतीय वन या पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी जो हमारी जनजातियाँ होती हैं ज़्यादातर जंगलों में निवास करते हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में, गुफाओं में, कंदराओं में रह करके कंदमूल फल का खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं होता, सरकार का उनके ऊपर कोई अस्तित्व या अधिकार नहीं होता है। ऐसी अवस्था में जीवन करने वाले मानवीय समूहों को जनजाति या आदिम जाति कहा जाता है। इन समूहों का कि ये जो समूह होते हैं बच्चों, तो इनकी अपनी अलग संस्कृति तथा रहन सहन तथा खान पान का ढंग सब अलग अलग होता है। यानी इनका जो रहन सहन, खान पान और जिनकी संस्कृतियाँ होती हैं वो हमसे पृथक होती हैं, यानी हम लोगों से बिल्कुल अलग होती हैं। तो ऐसी जनजातियों को हम आदिम जाति या जनजाति कहते हैं। ठीक। अब झूम कृषि से क्या आशय है? झूम कृषि किसे कहते हैं या जहाँ झूम कृषि से आशय क्या है? देखिए, झूम कृषि का अर्थ होता है जहाँ पर घूम घूम कर खेती की जाए, ऐसी कृषि को हम झूम कृषि या घुमंतू खेती भी कहते हैं। समझ गए? तो अब ये झूम कृषि क्या है कि जनजातियों द्वारा अपनाए जाने वाले कृषि के एक स्वरूप को झूम कृषि कहते हैं। ठीक। यानी जो जनजातियाँ होती थी वो अपनाए जाने वाले कृषि के एक स्वरूप हुई, यानी वो खेती करने का एक स्वरूप अपनाती थी जिसे हम झूम कृषि कहते हैं। कृषि के इस स्वरूप में केवल उत्पादन का स्थान बदलते रहना होता है। यानी क्या होता है बच्चों कि जो जनजातियाँ होती थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सदैव भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में निकला करती थी। तो जब जिनको एक जंगल मिल जाता था वहाँ पर रहकर वो खेती करना शुरू कर देती थी। उसके आने खेती करने के बाद फिर वो वहाँ पर से उठ करके दूसरे जंगल को चले जाते थे और वहाँ खेती करते थे। यानी तो इस और ये जंगल पुराना छोड़ देते थे। उसके बाद इसमें क्या छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते थे। फिर वे जब पुनः घूमकर उस स्थान पर आते थे तो उन पेड़ पौधों में आग लगा देते थे, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी और उस पर बीज बो देते थे। जो बारिश में फसल पैदा हो जाती थी उसे काट लेते थे, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं? झूम कृषि, यानी जो घूम घूम कर विभिन्न क्षेत्रों में की जाए, तो इसे कहते हैं हम झूम कृषि। तो कृषि के इस स्वरूप को केवल उत्पादन का स्थान बदलते रहना होता है, यानी उत्पादन का स्थान बदलते रहने, आज इस भाग से उस भाग, उस क्षेत्र से अनेक क्षेत्रों में घूमते रहते थे और वहीं पर कृषि करते रहते थे। तो इसे घुमंतू कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। जब किसी स्थान पर उत्पादन घट जाता था तो उस भूभाग को छोड़कर अन्य किसी भूभाग पर खेती करनी प्रारंभ कर दी जाती थी। ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनजातियों द्वारा अपनाए जाने वाले कृषि के एक स्वरूप को हम झूम कृषि कहते हैं। इसमें
जो जनजातियां होती थी वो एक स्थान पर खेती करके उसे कुछ समय के लिए छोड़ देती थी और दूसरे स्थान पर खेती करने लगती थी। फिर पुनः कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद वो पुनः वापस आकर के उस स्थान पर खेती करते थे। तो ऐसे तरीके को, यानी जहाँ एक स्थान पर जब एक फसल उत्पादन हो जाता है तो उसे त्याग कर या उस स्थान को छोड़कर, जब वहाँ की भूमि अनउपजाऊ हो जाती है तो उसे छोड़कर दूसरे भूमि को पकड़ लेना और पुनः कुछ समय बाद वहाँ पर आकर खेती करना, ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। समझ गए? अब देखिए लैंगिक विषमता से क्या आशय है या लैंगिक विषमता किसे कहते हैं? जब किसी समाज में लिंग भेद के आधार पर समाज के किसी वर्ग को समाज में कम अधिकार, सुविधाएं तथा सत्ता एवं अवसर प्रदान किए जाते हैं, तब समाज में उत्पन्न होने वाली विषमता को लैंगिक विषमता कहते हैं। तो देखिए लैंगिक विषमता का अर्थ बच्चों क्या होता है कि जो हमारा समाज है, जब किसी समाज में लिंग के आधार पर, यानी जो स्त्री पुरुष होते हैं इनके आधार पर, भेद के आधार पर, यानी जात पात का भेद जो होता है उसके आधार पर समाज के किसी वर्ग को समाज में, यानी समाज के कोई भी ऐसा वर्ग हो, कोई भी ऐसी जनजाति हो जिसे समाज में कम अधिकार, कम सुविधाएं तथा सत्ता के कम अवसर प्रदान किए जाते हैं, तब समाज में उत्पन्न होने वाली विषमता, जो समाज में उत्पन्न होने वाली विषमता यानी भेदभाव होता है वह उसे हम लैंगिक विषमता कहते हैं। यानी जो कह सकते हो एक जाति को, जाति विशेष को कम अधिकार, कम सुविधाएं तथा सत्ता के अवसर प्रदान न किए जाएं, तब ऐसे में उत्पन्न होने वाली विषमता को हम लैंगिक विषमता कहते हैं। अब देखिए पूर्वाग्रह अथवा अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच विभेद क्या है? चाहे पूर्वाग्रह बच्चों पूछा जाए अथवा अन्य किस्म की राय पूछा जाए अथवा विश्वास के बीच भेद पूछा जाए, तो इसकी परिभाषा क्या है या इसका आशय क्या है? तो पूर्वाग्रह का आशय होता है पूर्व निर्णय, यानी जो पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पूर्व निर्णय, यानी किसी कार्य को करने से पूर्व भी उसका निर्णय ले लेना चाहिए, जिसे कहते हैं पूर्वाग्रह। अर्थात वह धारणा है जो विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक टीम के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को अपरिवर्तनशील विचारों को पूर्वाग्रह कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह का आशय क्या होता है बच्चों कि जो विषय को जाने बगैर, यानी बिना जाने उसके तथ्यों का निर्धारण कर लेता है, यानी उसको परख लेता है। यानी आप कम शब्दों में समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को आप जाने बगैर उसके क्रियाकलापों को समझ ले, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह अवस्था कहते हैं। यानी बिना उसके बताए स्वयं स्वतः उसके मस्तिष्क को पढ़ लेना, यानी उसके विचारों को जान लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। समझ गए? अब आगे देखते हैं बच्चों सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। बच्चों इसको पढ़ाने से पहले एक बार पुनः बता दें कि हमारा वीडियो आप अंत तक देखिए और अंत में कमेंट्स के जरिए ये ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट्स के जरिए जब आप बताएंगे तो हम समझ पाएंगे कितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिससे हम और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखते हैं बच्चों आगे सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार किसे कहते हैं? सामाजिक अपवर्जन या कह सकते हैं बहिष्कार। तो देखिए सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। यानी सामाजिक अपवर्जन क्या है कि समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर देना या निकाल देना ही सामाजिक कह सकते हैं अपवर्जन या बहिष्कार कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति को मानव समुदाय या मानव समाज से पूर्ण रूप से बाहर निकाल देना, उसके क्रियाकलापों पर को समाप्त करके बाहर निकाल देना ही सामाजिक अपवर्जन, यानी समाज से पृथक कर देना ही सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार कहलाता है। फिर क्या है? देखिए यहाँ पर सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वह तौर तरीके जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है तथा अलग व पृथक रखा जाता है। यानी उस व्यक्ति को समाज से अलग व पृथक रखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होते हैं। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार की प्रकृति अनैच्छिक होती है, यानी यह व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी जो सामाजिक अपवर्जन होता है अनैच्छिक होता है, यानी इस पर व्यक्ति की इच्छा हो या न हो उसे इसका शिकार होना पड़ता है, इसलिए यह अनैच्छिक होती है। परंपरागत रूप से अस्पृश्य जातियों को
अपवर्जन का शिकार होना पड़ता है। यानी परंपरागत रूप से जो हमारी अस्पृश्य जातियाँ हैं, निम्न वर्ग की जातियाँ, उन्हें ही अपवर्जन का शिकार होना पड़ता है। समझ गए? अब देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखी, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ हुई थी, इसके बारे में बताया गया है। तो ब्रह्म समाज पर टिप्पणी देखिए 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होने वाले समाज सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज का विशेष योगदान है। जो हमारे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे, उसमें ब्रह्म समाज के विशेष योगदान है। इस सुधारवादी संस्था की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कब हुई थी? सुधारवादी संस्था की स्थापना यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त सन 1928 को। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ऐसे किसने लागू किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लागू की गई थी। इसकी कुछ उपलब्धियां थी जो निम्नवत है, यानी इसकी इस ब्रह्म समाज की कुछ उपलब्धियां प्रदान की गई थी से, तो वो निम्नलिखित है। नंबर 1, जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और अस्पृश्यता का प्रबल विरोध होना चाहिए। यानी इसकी जो ब्रह्म समाज की उपलब्धियां हैं उसमें कौन कौन सी है कि जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और अस्पृश्यता का प्रबल विरोध होना चाहिए। तो दूसरा, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन होना चाहिए, यानी जो विधवाएं हमारी होती हैं इनके पुनर्विवाह के बारे में सोचना चाहिए। उसके यानी विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन। फिर स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के अधिकारों की प्राप्ति, यानी स्त्री शिक्षा यानी स्त्रियों को शिक्षित करना और उनके अधिकारों की प्राप्ति करवाना ही ब्रह्म समाज की उपलब्धि थी। और मूर्ति पूजा कर्मकांडों का विरोध, यानी जो मूर्ति पूजा होती है और जो कर्मकांड होते रहते हैं तो इनका विरोध होना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार पर बल, यानी जो हमारे पाश्चात्य शिक्षा है उसके प्रसार पर भी बल देना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारी ब्रह्म समाज की उपलब्धियां हो गई और ब्रह्म समाज की टिप्पणी हो गई या परिभाषा हो गई। तो बच्चों, हमारा वीडियो आप एक बार पुनः बता दे रहे हैं, हमारा वीडियो आप लास्ट तक देखिए और उसके बाद में कमेंट्स करिए। ये ज़रूर बताएं कमेंट्स के ज़रिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम और भी अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।